और कस्टम में हमने कल समझा था कि गुड्स क्या होता है, स्टोर्स क्या होता है, ये हमने कल बात की थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कस्टम लॉ अट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया चाहिए या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया चाहिए, या तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया होना चाहिए या एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया होना चाहिए। अगर ये दो सिचुएशंस क्रिएट होगी तभी कस्टम लॉ अट्रैक्ट होगा। तो हमने कल गुड्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, कस्टम के पर्पस को समझा, और आज हम इंडिया की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया। कल मैंने आपको ये समझाया था कि जो इंडिया की डेफिनेशन है वो 2 सबसेक्शन 27 में दी हुई है, और कस्टम्स एक्ट 1962 का 2 सबसेक्शन 27 कहता है इंडिया इंक्लूड्स TWI। जब तक मैं कुछ ना कह दूं ये सारे सेक्शंस कस्टम्स एक्ट 1962 को बिलोंग करेंगे, और जहां कस्टम टैरिफ एक्ट की बात आएगी वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी। तो जब भी हम कोई बेसिकली सेक्शन की बात कर रहे हैं, जस्ट लिंक इट विद कस्टम्स एक्ट 1962। तो 2 सबसेक्शन 27 इंडिया को डिफाइन करता है, एंड इंडिया इंक्लूड्स TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। भारत में भारत का सीमावर्ती पानी भी शामिल है। जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ का जमीन पानी हवा हमारा है, ऐसे ही टेरिटोरियल वाटर का भी जमीन पानी और हवा हमारा है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल वाटर? टेरिटोरियल वाटर का मतलब है, टेरिटोरियल वाटर का मतलब है बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का पानी, 12 नॉटिकल माइल तक का पानी कहलाता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का पानी, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का पानी कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का पानी कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का पानी। ठीक है, ये तो हुई पानी की बात। और पानी के नीचे की जमीन और सीबेड, ठीक है, सीबेड एंड सबसॉइल। सीबेड एंड सबसॉइल का मतलब ये पानी के नीचे जो सीबेड एंड सबसॉइल है, सीबेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग EEZ, सीबेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे की जो जमीन है, ठीक है, वो कहलाएगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो कहलाएगी, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी के एंड पे हो रही है क्या? अमोल, ऐश्वर्य, आकाश, आयुषी, वॉइस ब्रेक हो रही है? क्लियर आ रही है मैम? नो मैम। हाँ, वॉइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक बार आप अपने एंड पे चेक करें गरिमा, नेट कनेक्शन। अभी वॉइस ब्रेक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल तक के पानी के नीचे की जो जमीन है वो क्या कहलाएगी? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, अब है क्या, बोला गया कि जैसे यहाँ की जमीन पानी हवा हमारा है, वैसे ही टेरिटोरियल वाटर का भी जमीन पानी हवा हमारा है, क्योंकि एक्ट की डेफिनेशन ही क्या कहती है, इंडिया का मतलब जो आप समझते हैं समझिए, और उसमें क्या शामिल कर लीजिए, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी शामिल कर लीजिए। यानी कस्टम्स एक्ट
1962 के जो प्रोविजंस यहाँ एप्लीकेबल होते हैं वो प्रोविजन TWI में भी एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब ये है, इसका ये रेलेवेंस है। जब हम ये कहते हैं इंडिया इंक्लूड्स TWI, मतलब इंडिया में जो कस्टम्स एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में भी होंगे, क्योंकि भारत में TWI भी शामिल है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या यहाँ तक की? यस मैम। यस मैम। एक हमने अभी एक नया शब्द सुना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के पानी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है और उसके नीचे की ज़मीन को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। ठीक है, क्यों हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ें या क्यों हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें? एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, ये जो मैंने बनाया है आप इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम थोड़ी सी स्क्रीन को नीचे कीजिए। हाँ, डन। आगे बढ़ें। यस मैम। ठीक है, चलिए एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर कोई व्यक्ति स्मगलिंग करता पकड़ा गया इस जगह पे या इस पॉइंट पे, सरकार मतलब कस्टम डिपार्टमेंट के लोग उसे पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया तो क्या इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट के लोग उसको पकड़ पाएंगे क्या? बताइए, पकड़ पाएंगे क्या? नो मैम। नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कस्टम्स लॉ में एक प्रोविजन किया गया, और वो क्या प्रोविजन किया गया देखिए, प्रोविजन पढ़ते हैं फिर वापस इस डायग्राम पे आएंगे। इंडियन कस्टम वाटर मीन्स, ये देखिए ये क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, इंडियन कस्टम वाटर मीन्स वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिखा आपको क्या लिखा है यहाँ पे? एक शब्द लिखा है इंडियन कस्टम वाटर मीन्स वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये आपका इंडिया है, ये आपका TWI है, और ये आपका EEZ है। ठीक है, भारत की बेस लाइन से, है ना, भारत की बेस लाइन से, ये भारत की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के पानी को इंडियन कस्टम वाटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडियन कस्टम वाटर। क्या लिखा है यहाँ पे? इंडियन कस्टम वाटर मीन्स वाटर एक्सटेंडेड इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक की लिमिट के पानी को इंडियन कस्टम वाटर भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। इंडियन कस्टम वाटर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन यहां तो लगते हैं, कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन यहां भी लगते हैं। सर्च, सीजर, अरेस्ट, क्या बोला मैंने? सर्च, सीजर, अरेस्ट,
कस्टम्स एक्ट 1962 के सर्च सीजर अरेस्ट, केवल सर्च सीजर अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन इंडियन कस्टम वाटर्स में भी एप्लीकेबल होंगे। देखिए इस एरिया में सर्च सीजर अरेस्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ये बात स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत है क्या? क्योंकि यहां तो पूरा का पूरा कस्टम्स एक्ट वैसे ही एप्लीकेबल होता है ना, ये तो हमारा इंडिया है 12 नॉटिकल माइल तक। तो स्पेसिफिकली क्या बोला, इंडियन कस्टम वाटर्स में केवल सर्च सीजर अरेस्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। यानी इंडियन कस्टम वाटर का जो हिस्सा यहाँ पे पड़ रहा है उस पे तो कस्टम एक्ट के बाकी प्रोविजन भी लगेंगे और सर्च सीजर अरेस्ट के प्रोविजन भी लगेंगे, लेकिन इंडियन कस्टम वाटर का जो हिस्सा 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड है और EEZ तक है, वहां पर कस्टम्स एक्ट के केवल कौन से प्रोविजन लगेंगे? सर्च सीजर और अरेस्ट, सर्च सीजर और अरेस्ट के प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप भी बनाइए। इंडियन कस्टम वाटर के प्रोविजन कहां तक लगेंगे? एक्सटेंडेड अप टू EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडियन कस्टम वाटर की लिमिट मानी जाएगी। और इंडियन कस्टम वाटर क्यों बताया गया? क्योंकि इंडियन कस्टम वाटर में कस्टम्स एक्ट 1962 के सर्च सीजर एंड अरेस्ट के प्रोविजन लगेंगे। यानी अगर इस एरिया में, इंडियन कस्टम वाटर वाले एरिया में, देखिए यहाँ का तो कोई झंझट ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो वैसे ही टेरिटोरियल वाटर भी आता है यहाँ पे, तो इसमें तो ठीक है लगने हैं, लगेंगे, नहीं बोला जाता तो भी लगते। इंपॉर्टेंट बात, इंडियन कस्टम वाटर की जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कस्टम्स एक्ट के सर्च सीजर एंड अरेस्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। यानी अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई वेसल खड़ा हुआ है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर है और अगर कस्टम डिपार्टमेंट को लगता है कि उसने कोई चीज़ चोरी की है, स्मगलिंग की है, तो डिपार्टमेंट उसको सर्च कर सकता है, सामान को सीज कर सकता है, इवन अरेस्ट भी कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? इंडियन कस्टम वाटर वाली मैम ये सी बेड वाला थोड़ा सा वापस बताएंगे? थोड़ा सी बेड अभी हम बात कर रहे हैं, इंडियन कस्टम वाटर समझ में आ गया क्या? ये बताइए, सी बेड को छोड़िए, सी बेड पे भी चर्चा करेंगे हम। यस मैम, आ गया। यस मैम। ठीक है, अब एक शब्द मैंने यहाँ पे आपको बोला, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। भारत की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के पानी को टेक्निकली कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इस पानी के नीचे जो जमीन है, समुद्र में जो जमीन है, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सीबेड एंड सबसॉइल अंडरलाइन द EEZ। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे जो जमीन है, ठीक है, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो भी आप क्लास में पूछना चाहते हैं आप बोल के पूछिए, चैट मत टाइप कीजिए, मैं मेरी क्लास में चैट नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, तो आपकी क्वेरी रह जाएगी। सो आयुषी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप बोल के पूछिए, आई विल एक्सप्लेन। और अगर कोई टॉपिक आगे आने वाला होगा तो आई विल होल्ड यू। चैट टाइप नहीं कीजिए, मैं नहीं पढ़ती हूँ चैट क्लास में, ठीक है। तो सीबेड एंड सबसॉइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे का जो सीबेड और सबसॉइल है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा गया। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है कहा गया, लेकिन हम ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेसिफाइड पर्पजेस के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड इंडिया टू दी
designated areas for specified purpose। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत की सीमा को डेजिग्नेटेड एरियाज तक बढ़ा दिया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। ये डेजिग्नेटेड एरिया का मतलब क्या? डेजिग्नेटेड एरिया का मतलब है वेसल इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर lying in EEZ or continental shelf। ठीक है, which are involved in the activities of production, prospection and exploration। प्रोडक्शन, प्रोस्पेक्शन, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। यानी डेजिग्नेटेड एरिया का मतलब क्या है? वेसल इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर जो कहाँ खड़े हुए हैं? EEZ में और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। अगर EEZ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई वेसल है, कोई इंस्टॉलेशन है, कोई स्ट्रक्चर है और वो किस में लगे हुए हैं? स्पेसिफाइड एक्टिविटी में। स्पेसिफाइड एक्टिविटी का मतलब, स्पेसिफाइड एक्टिविटी का मतलब मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन, प्रोस्पेक्शन, एक्सट्रैक्शन में। तो ये क्या हो गई? ये हो गई स्पेसिफाइड एक्टिविटी। और ये क्या हो गए? डेजिग्नेटेड एरियाज। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत की सीमा को डेजिग्नेटेड एरियाज तक बढ़ा दिया है, लेकिन वो डेजिग्नेटेड एरियाज जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या? आप एक बार ये नोट करिए जो मैंने लिखा है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड, चलिए रहने दीजिए, नोट्स में मिल जाएगा आपको, मत लिखिए, मत लिखिए, केवल बात समझिए, मत लिखिए, नोट मत करिए, प्रिंटेड नोट्स में है, केवल मेरी बात सुनिए। अभी जैसे यहां पर एक ऑयल रिग है, ठीक है, यहां पर एक तेल का कुआं है और ये जो तेल का कुआं है ये लगा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ, प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल में। ठीक है, पहली बात, पहला सवाल, ये जो ऑयल रिग है ये इंडिया में है, TWI में है या EEZ में है? ये बताइए। ये ऑयल रिग, तेल का कुआं कहाँ खड़ा हुआ है? ये इस इंडिया में है, इस TWI में है या ऑयल रिग में या EEZ में है? EEZ में, EEZ में है। ठीक है, EEZ हाँ, में, EEZ में है। ओके, इस ऑयल रिग को, रिग मतलब तेल का कुआं, इस तेल के कुएं को मैं वेसल तो नहीं कह सकती, लेकिन कोई इंस्टॉलेशन या स्ट्रक्चर कह सकती हूँ ना? इंस्टॉलेशन या स्ट्रक्चर? यस मैम। तो ये एक ऐसा इंस्टॉलेशन या स्ट्रक्चर है जो कि EEZ में है, मतलब मैं इसको डेजिग्नेटेड एरिया कह दूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डेजिग्नेटेड एरिया का मतलब क्या है? कोई भी वेसल, कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी स्ट्रक्चर अगर EEZ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है तो आप इसे डेजिग्नेटेड एरिया कह सकते हो। इस परिभाषा के हिसाब से ये ऑयल रिग डेजिग्नेटेड एरिया है या नहीं है? है मैम। है। ये डेजिग्नेटेड एरिया इस स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है?
लगा हुआ है। लगा हुआ है, स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो इस ऑयल रिग को मैं क्या कह सकती हूं, ये क्या हो गया मेरा, इंडिया। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भारत की सीमा को हम डेजिग्नेटेड एरिया तक बढ़ाते हैं, लेकिन वो डेजिग्नेटेड एरिया स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगे होने चाहिए। यानी इस ऑयल रिग को मैं क्या कहूं, इंडिया या आउटसाइड इंडिया? इंडिया में। इंडिया। इस ऑयल रिग में से कोई भी तेल निकले और वो तेल निकल के अगर मुंबई कस्टम पोर्ट पर आए तो मैं इसे इंपोर्ट कहूं क्या? क्या ये तेल इंडिया के बाहर से इंडिया में आया है क्या? नो मैम। नो मैम। ये तो क्या हुआ, इंडिया से इंडिया में आया है। तो अगर कोई जहाज इस ऑयल रिग को लेके, ऑयल रिग से ऑयल को लेके अगर मुंबई कस्टम पोर्ट तक आता है तो क्या मैं इसे इंपोर्ट कह सकती हूँ क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं कह सकती, No, ma'am. नहीं कह सकती इंपोर्ट। और अगर इस ऑयल रिग में कोई खराबी आ जाती है, कोई मशीन, कोई क्रेन, कोई मोटर खराब हो जाती है और कोई जहाज वो स्पेयर पार्ट्स लेके इस ऑयल रिग तक पहुंचे तो क्या इसे एक्सपोर्ट कहूं क्या? नो मैम। नो। क्योंकि वो भी भारत से भारत में। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। यहां इस EEZ में एक वेसल खड़ा हुआ है। ये वेसल डेजिग्नेटेड एरिया मान सकती हूं या नहीं मान सकती हूं? मान सकते हो मैं। क्योंकि ये वेसल है और EEZ में खड़ा हुआ है, वेसल डेजिग्नेटेड एरिया है। लेकिन ये वेसल फिशिंग ऑपरेशंस में लगा हुआ है, मछलियां पकड़ने में, फिशिंग ऑपरेशंस में। क्या ये स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये स्पेसिफाइड एक्टिविटी में नहीं लगा। मैंने क्या बोला, उसी डेजिग्नेटेड एरिया को इंडिया मानना है जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगा हुआ है। यानी ये वेसल में क्या मानूं, इंडिया या आउटसाइड इंडिया? मैम आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। अब अगर इस वेसल की फिशेज अगर चेन्नई पोर्ट पर आए तो क्या मानूं उसे, इंपोर्ट या नहीं? इंपोर्ट। इंपोर्ट। क्योंकि अब क्या हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया। और अगर इस वेसल में कोई खराबी हो जाए और यहां से कोई सामान इस वेसल में पहुंचे तो मैं फिर उसे क्या कह दूं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। ठीक है। अब आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ का पर्पस समझ में आया कि क्यों बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ को इंडिया? यस मैम। अगर इसका मतलब क्या पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया कहलाएगा? पूरा का पूरा EEZ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ? नो मैम। नहीं। यहां पे खड़े हुए डेजिग्नेटेड एरियाज जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटी में लगे हुए हैं, केवल वही इंडिया कहलाएंगे। बात समझ में आई? यस मैम। अब ना मैं आपको नोट से प्रोविजन रीड करवा रही हूं, वहां पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे पूछिएगा। ठीक है, देखिए, फिर मैं इसको एक साथ समराइज कर दूंगी वापस। देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 टू, कहां तक एक्सटेंड किया? डेजिग्नेटेड एरिया तक। और वो डेजिग्नेटेड एरिया कहां होने चाहिए? कॉन्टिनेंटल शेल्फ या EEZ में। ठीक है। होल ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ, अगर ये डेजिग्नेटेड एरिया किस में लगे हुए हैं? लिमिटेड पर्पज में। लिमिटेड पर्पज का मतलब, इसको दूसरे शब्दों में कह देती हूं, स्पेसिफाइड एक्टिविटी। और स्पेसिफाइड एक्टिविटी किस चीज की स्पेसिफाइड एक्टिविटी? क्या क्या स्पेसिफाइड एक्टिविटी? प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, बात समझ में आ गई?
यानी डेजिग्नेटेड एरिया, अब यहां पर एक लाइन लिख लीजिए मेरे साथ नोट्स में ही, डेजिग्नेटेड एरिया इन EEZ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ involved in specified activity is equals to India। बात समझ में आ गई? यानी यहां से कोई सामान आएगा तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और इन जगह पे कोई सामान जाएगा तो एक्सपोर्ट्स के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कुछ पूछना चाहता है इस बारे में कोई? आयुषी, वंशिता, ऐश्वर्य, अमन, अमोल? ओ मैम। ठीक है चलिए, तो अब ना मैम। हाँ बोलिए गरिमा। मैम मेरे तो आज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, प्लीज रिकॉर्डिंग कर लीजिए आज की क्लास की। ओके ठीक है, तो अब देखिए आप इस टेबल को रीड करिए। इस टेबल में आप ACD, इस टेबल में A को रीड करिए, C को रीड करिए, D को रीड करिए। यस मैम। यस आयुषी? मैम प्लीज थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है आयुषी, वापस बोलें। मैम प्लीज थोड़ा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आयुषी मेरे पास। सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। अच्छा नीचे स्क्रॉल कर दो, ओके। डेजिग्नेटेड एरिया। हाँ ये लीजिए, सब लोग इसको नोट करिएगा जो मैंने लिखा है ये पिंक में। थैंक यू मैम। ओके, अब इस टेबल में आप तो सिर्फ 188 किलोमीटर कहलाएगा ना? एक्चुअली इफेक्टिवली इट इज अ 188, बट हम उसे ऐसा बोलते नहीं है। आपके और मेरे समझने के लिए वी कैन से इट्स 188, बट एग्जैक्टली लिखना है या बोलना है तो यही कहेंगे अप टू 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, और इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन ऐश्वर्य जो आपने पढ़ी थी पहले, इट हैज बीन चेंज नाउ, है ना? ये आप ध्यान रखिएगा, पहले इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल तक होता था, इट हैज बीन चेंज नाउ। ओके मैम, ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, तो ये A पढ़िए, C पढ़िए और D पढ़िए टेबल में। और कोई डाउट है तो पूछिए। और ये लिमिट एक मैरीटाइम जोन एक्ट बना हुआ है उसमें लिखी हुई है। इस मैरीटाइम जोन एक्ट पे अपन PhD नहीं करेंगे, बस नाम एक इंडियन मैरीटाइम जोन एक्ट बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 नॉटिकल माइल को TWI मानना, 200 नॉटिकल माइल को EEZ मानना, तो हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, एक और जोन होता है कॉन्टेजियस जोन। कॉन्टेजियस जोन, इस कॉन्टेजियस जोन को बोलते हैं बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का पानी, यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का पानी कॉन्टेजियस जोन कहलाता है। इस कॉन्टेजियस जोन की पहले इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, अभी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये कॉन्टेजियस जोन 24 नॉटिकल माइल तक होता है, बस इतना आप ध्यान रखिए, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये इंडियन कस्टम वाटर के ऊपर आप लिख लीजिए सर्च, सीजर, अरेस्ट। इंडियन कस्टम वाटर में कस्टम्स के कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं? सर्च, सीजर, अरेस्ट।
और जब हम ये 200 नॉटिकल माइल तक के पानी की या 12 नॉटिकल माइल तक के पानी की बात करते हैं, तो इस पानी में बे, गल्फ, कोई क्रीक, कोई टाइडल रिवर, मतलब अभी ज्योग्राफी तो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, बट कोई छिछला पानी, कोई बंदरगाह, कोई बे, कोई भी क्रीक, नहर, इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो सब उसमें इंक्लूड रहेंगी। बस। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। इंडिया को समझने में किसी को कोई, कस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को समझने में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि जो कस्टम्स में इंडिया है वही जीएसटी लॉ में भी इंडिया है। इंडियन टेरिटरी, ये हमने पढ़ी, इंडियन टेरिटरी। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आस्क। बढ़े आगे। चलिए, तो ये थी हमारी बात गुड्स की और ये थी हमारी बात इंडिया की। यानी गुड्स होना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए या इंडिया से जाना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात बताइए, ये मेरा भारत महान और ये हमारा हो गया 12 नॉटिकल माइल तक TWI, और ये हमारा हो गया EEZ। ठीक है, इस EEZ में एक ऑयल रिग है और ऑयल रिग जो है वो प्रोडक्शन में लगा है मिनरल ऑयल। इस ऑयल रिग्स यहां से एक जहाज ऑयल लेके यूएसए जा रहा है। इसे एक्सपोर्ट कहूं या ना कहूं? एक्सपोर्ट कहेंगे मैम। कहूं एक्सपोर्ट नितिन? मैम कहेंगे। यस मैम। क्योंकि ये, इसको मैंने क्या बोला, इट इज अ डेजिग्नेटेड एरिया इन स्पेसिफाइड एक्टिविटी। तो ये ऑयल रिग क्या हो गया? इंडिया। और इंडिया से ऑयल कहां जा रहा है? यूएस में। हाँ, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अभी क्लैरिटी की ये हमने क्यों पढ़ा। और अगर यूएसए से कोई वेसल, कोई सामान लेके आता है ऑयल रिग के लिए, तो इसे क्या कह दूं? मैम इंपोर्ट। इंपोर्ट। ठीक है, चलिए, तो सिचुएशन हमारे यहाँ पास क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम एक टर्म को समझेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, एक टर्म को समझेंगे हम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, कोई भी वेसल जब इंडिया के बाहर से इंडिया में, वेसल की हम बात कर रहे हैं, इट में बी एयरक्राफ्ट, इट में बी व्हीकल, कोई भी वेसल जब इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई गुड्स लेके आए और जैसे ही इसने क्या किया, TWI को क्रॉस किया, वेसल ने क्या किया, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस किया, तो हम क्या बोलेंगे?
इंपोर्ट बिगिंस। यानी भारत में इंपोर्ट कब शुरू होता है? जब कोई भी वेसल, कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी व्हीकल, ठीक है, TWI को क्रॉस कर ले। अब व्हीकल के केस में तो TWI नहीं होगा ना, वहां तो जमीन से कनेक्शन है। तो कोई भी वेसल और एयरक्राफ्ट ने अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को शुरू किया तो हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बिगिंस, इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। यानी भारत के बाहर से भारत में कोई चीज लाई गई। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं। इसका मतलब जब भी मैं कहूंगी इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, इंपोर्ट कब शुरू होगा? जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस करके भारत की सीमा में आ जाएगा। और एक्सपोर्ट कब होगा? जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करके भारत की सीमा से बाहर चला जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक, नाउ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमें कन्वेंस चाहिए, वाहन चाहिए, कन्वेंस चाहिए। तो कन्वेंस में, कस्टम्स एक्ट में कन्वेंस की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल है? यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का माध्यम क्या है? या तो वेसल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल। यानी कन्वेंस की डेफिनेशन क्या है? कन्वेंस इंक्लूड्स वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। अगर वेसल होगा तो सी के तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, एयरक्राफ्ट है तो एयर और व्हीकल है तो लैंड। और व्हीकल में क्या शामिल है? कोई भी ऐसा कन्वेंस जो कि लैंड पे यूज होता है इंक्लूड्स रेलवे व्हीकल, इंक्लूड्स रेलवे व्हीकल। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लैरिटी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज हमने कन्वेंस की डेफिनेशन पे भी बात की और हमने व्हीकल की डेफिनेशन पे भी बात की। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे आपके पड़ोस में एक अंकल का घर है और आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा ये सामान उन अंकल के घर दे आ, और आपने क्या किया? आप ड्राइंग रूम का डोरबेल बजा के नहीं गए, आप उनकी छत पे गए, छत से उनके पीछे वाले दरवाजे पे कूदे, फिर खिड़की खोली और खिड़की में से घुसे। अभी अंकल आपका वेलकम करेंगे या एक चटाक लगाएंगे? चटाक लगाएंगे। चटाक लगाएंगे। क्या तरीका है ना? यानी इस तरीके से छत से कूद के पीछे के दरवाजे से खिड़की खोल के कौन घुसता है? चोर या साहूकार? चोर घुसता है। अगर साहूकार हो तो कैसे आना चाहिए? सामने से आना चाहिए, डोरबेल बजा के आना चाहिए। बस यही सिस्टम होता है कि हमने बोला भारत 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। अगर भारत 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है तो आप इंडिया में किधर से भी घुस जाओगे क्या? किधर से भी घुस जाओगे? नहीं, किधर से भी तो नहीं घुस सकते ना, किधर से भी नहीं घुस सकते। तो भारत में आने के लिए क्या बने हुए हैं? ऑथोराइज्ड रूट बने हुए हैं। ठीक है, चाहे आप एयर से आओ, चाहे आप व्हीकल से आओ या आप वेसल से आओ, आपको इंडिया में ऑथोराइज्ड रूट से ही एंट्री लेनी है। अगर आपने अनऑथोराइज्ड रूट से एंट्री ली तो इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है बताइए? अगर आप अनऑथोराइज्ड रूट से स्मगलिंग, चोरी, स्मगलिंग, चोरी है ना, चोरी। अगर आप अनऑथोराइज्ड रूट से आए तो आप कुछ फ्रॉड करना चाहते हो, आप चोरी करना चाहते हो एंड ऑल। कस्टम लॉ में इसी को स्मगलिंग कहा गया। स्मगलिंग कहा गया मतलब दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर
मैनर ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब ऑथराइज रूट से लेके जाइए, अनऑथराइज रूट से लेके जाते हैं तो हम कहेंगे इम्प्रॉपर मैनर ऑफ एक्सपोर्ट। से फॉर एग्जाम्पल आप ना मतलब अपने पेट में हीरे छुपा के ले आए, तो वो ऑथराइज रूट से ला रहे हो या अनऑथराइज रूट से ला रहे हो? अनऑथराइज। तो इसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर मैनर ऑफ इंपोर्ट। और फिर इसे मतलब अच्छे शब्दों में क्या कहा जाएगा? स्मगलिंग। ठीक है, अब आप कोई चीज स्मगल करके लेके आओगे, अपने पेट में हीरे छुपा के लेके आओगे, और अगर आपको कस्टम्स ऑफिसर ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे? आपकी बिठा के आरती उतारेंगे या आपके पेट से हीरे निकाल के उन्हें जब्त कर लेंगे? पेट से हीरे निकाल देंगे। हाँ, पेट से हीरे निकाल लेंगे। इवन पता है कस्टम लॉ में इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि एज इट इज किसी भी पर्सन को एक्सरे करवाया जा सकता है और कॉन्फिस्केट, मतलब एज इट इज पर्सन को भी गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है अगर डाउटफुल होता है कि ये अपने अंदर कुछ भी इस तरीके की चीज लेके आ रहा है। तो स्मगलिंग का मतलब कोई भी गुड्स या मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन विच रेंडर सच गुड्स लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। आप कोई भी ऐसा काम करो, कोई भी ऐसा एक्ट करो जिसके कारण आपके जो गुड्स हैं वो लाइबल टू क्या हो जाते हैं? कॉन्फिस्केशन। तो हम इसे क्या कह देंगे? स्मगलिंग। 2 सेक्शन है स्मगलिंग के लिए। सेक्शन 111 बोलता है इम्प्रॉपर, आप भी लिख लीजिए, इम्प्रॉपर मैनर ऑफ इंपोर्ट, और सेक्शन 113 बोलता है इम्प्रॉपर मैनर ऑफ एक्सपोर्ट। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सही तरीका यूज करना है, और चाहे आप वेसल से इंपोर्ट कीजिए, आप एयरक्राफ्ट से इंपोर्ट कीजिए या व्हीकल से कीजिए, चलेगा, कुछ भी चलेगा। इन तीनों डेफिनेशंस में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इन तीनों डेफिनेशंस में कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, ठीक है। अभी आप बोलते हो कि मैं तो ऑथराइज्ड रूट से लेके आऊंगा और मैं तो इंडिया में कोकीन इंपोर्ट करूंगा, गवर्नमेंट करने देगी क्या आपको? ड्रग्स इंपोर्ट करने देगी? नो मैम। नहीं। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं कस्टम लॉ में। प्रोहिबिटेड मतलब नो, जिनके लिए बोला आप इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर बोला कि कुछ चीजों का इंपोर्ट या कुछ चीजों का एक्सपोर्ट आप कुछ शर्तें पूरी करके कर सकते हो, तो क्या फिर हम उन्हें प्रोहिबिटेड गुड्स कहेंगे क्या? नो मैम। फिर वो क्या कहलाएंगे? रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब यस बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, और प्रोहिबिटेड मतलब ना, अ बिग नो। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रोहिबिटेड गुड्स। डेफिनेशन रीड करिए आपके स्क्रीन पे। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, अगली डेफिनेशन हमारी
प्रॉपर ऑफिसर, ये बार बार नाम आएगा नोट्स में, बार बार रिपीट होगा, और शॉर्ट में इन्हें बोलेंगे पीओ, है ना। तो पोस्ट ऑफिस नहीं समझिएगा, कस्टम लॉ में पीओ का मतलब प्रॉपर ऑफिसर, ठीक। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब कस्टम्स एक्ट के हिसाब से जिस भी व्यक्ति को कुछ परफॉर्म करने की, एक्ट करने की, कानून के कंप्लायंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर ऑफिसर। और ये प्रॉपर ऑफिसर मतलब जब हम हायरार्की की बात करें, हायरार्की मतलब किस तरीके से पावर्स डेलीगेट होती हैं, तो देखिए एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाम सुना है आपने सबने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? यस मैम। सुना है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दो तरीके के टैक्स इंप्लीमेंट होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बना होता है एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये दो तरीके के टैक्स इंप्लीमेंट करता है। डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है, एक बॉडी बनी हुई है डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, जिसे कहते हैं सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है सीबीआईसी। सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर, नोट कर लीजिए सब लोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स। यानी इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के इनडायरेक्ट टैक्सेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स। तो जब भी एक शब्द आए ना आपको एक्ट में बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है, सीबीआईसी, सीबीआईसी, ठीक है। अब एक बात बताइए, बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होंगे और पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेशन को मैनेज करने के लिए बोर्ड के चेयरमैन से काम चल जाएगा या नीचे की अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी? अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीबीआईसी में होते हैं चीफ कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर के नीचे कमिश्नर, ठीक है। फिर इसके नीचे होते हैं जॉइंट कमिश्नर, फिर होते हैं एडिशनल कमिश्नर, फिर होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट। इस तरीके से हायरार्की होती है। यानी इन नीचे के ऑफिसर्स को कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, या तो कौन बताता है, सीबीआईसी, या बताता है कमिश्नर। यानी जगह जगह पर अलग अलग ऑफिसर को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर। और प्रॉपर ऑफिसर्स को पावर कौन देगा, या तो सीबीआईसी देगा या कमिश्नर देगा। देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर मीन्स इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट मीन्स द ऑफिसर ऑफ कस्टम्स। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब कस्टम का कोई ऑफिसर जिसको कि काम किसने असाइन किए हैं, बोर्ड ने। बोर्ड का मतलब क्या, सीबीआईसी या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने। यानी प्रॉपर ऑफिसर को पावर्स कौन असाइन करता है, सीबीआईसी या कमिश्नर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी है, इन जो भी हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस, उन सब में ये ना बार बार। मैम ये थोड़ा इधर स्वैप कर दो आप। क्या कर दूं? मैम एक बार ये डायग्राम शो कर दो लास्ट वाला।